Hello everyone, this is Hina Sharma. I welcome you all to our YouTube channel Target for IQ. आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है प्लेज विच इज गिवन फ्रॉम द प्रोविजंस 172 टू 179 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. सेक्शन बेसिकली ये जो प्लेज का प्रोविजन है ये आपके आरजेएस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में मेंस में पूछा गया है और इसमें से आपके जो एमसीक्यूज हैं वो भी बहुत बार पूछे गए हैं. तो चलिए डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग प्लेज. प्लेज क्या है? तो सेक्शन 172 बेसिकली बात करता है प्लेज पॉनर एंड पॉनी. देखिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जैसे कि हमारे प्री एग्जाम लाइनअप हैं अभी और हमें एमसीक्यू की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, तो इसीलिए ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी प्रोविजन में कोई डेफिनेशन दी गई है तो वो सेक्शन किस किस वर्ड को डिफाइन कर रहा है. और ये बहुत बार पूछा जाता है. मान लीजिए पूछ लिया सेक्शन 172 डिफाइंस क्या क्या, प्लेज, पॉनर, पॉनी और ऑल ऑफ द अबव. तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि प्रोविजन में किस किस वर्ड की डेफिनेशन दी गई है. तो 172 बेसिकली तीनों के बारे में बात करता है. तो चलिए देखते हैं कि प्लेज होता क्या है. तो अगर 172 को हम देखें तो 172 कहता है कि प्लेज इज अ बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर डेट. किसके लिए? एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट या परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रॉमिस. तो बेसिकली अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज बेलमेंट, कि बेलमेंट क्या होता है. तो अगर हम बेलमेंट देखें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही बताता है कि बेलमेंट बेसिकली क्या है कि जब भी आप कोई अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी पर्सन को एक पर्पस के फुलफिलमेंट के लिए देते हैं फॉर एनी पर्पस. कि मान लीजिए आपकी बुक है और आपने अपने फ्रेंड को अपनी बुक दे दी कि ठीक है तुम्हारा एग्जाम है, तुम इसे पढ़ लो और जब तुम्हारा एग्जाम हो जाए तो तुम मुझे वो वापस कर देना. दिस इज बेलमेंट. ऐसा नहीं है कि बेलमेंट हमेशा ग्रेचुटस ही होता है, फॉर हायर भी होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है फॉर स्पेसिफिक पर्पस आप दे रहे हो. यहाँ एज सिक्योरिटी आप बेलमेंट नहीं कर रहे हो, आप स्पेसिफिक पर्पस के लिए दे रहे हो और जब वो पर्पस फुलफिल हो जाएगा तो आप वो प्रॉपर्टी वापस कर देंगे. यहाँ प्लेज में क्या कहता है कि बेलमेंट ऑफ गुड्स, बेलमेंट ऑफ गुड्स आप कर रहे हो यानी कि आप अपनी गुड्स को डिलीवर कर रहे हो किसी दूसरे पर्सन को, उसका डिलीवरी ऑफ पोजेशन कर रहे हो. किस लिए? इन परसुएंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट. तो क्या हुआ? सबसे पहला क्या हो गया? डिलीवरी ऑफ पोजेशन. डिलीवरी हो गया किस लिए? इन परसुएंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इन परसुएंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि आप जो वो प्रॉपर्टी डिलीवर कर रहे हो ना वो आप इसलिए कर रहे हो कि आप कुछ लोन ले रहे हो या कोई डेट ले रहे हो और उसके लिए आप सिक्योरिटी दे रहे हो. तो जब आप किसी डेट के लिए एक सिक्योरिटी देते हो ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी वही कहलाता है प्लेज. ठीक है. और ये जो प्लेज है अगर हम इसका एग्जांपल देखें, जैसे आप लोग गोल्ड लोन लेते हैं तो गोल्ड लोन बेसिकली क्या होता है, आप अपनी ज्वेलरी देते हैं और उसे एज सिक्योरिटी देते हैं और उसके लिए कुछ पैसे ले लेते हैं. ठीक है. तो जैसे ही आपके पास वो पैसा इकट्ठा हो जाएगा आप उसे वापस पैसे दे दो और अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम कर लो. दिस इज प्लेज. ऐसे ही हाइपोथिकेशन होता है. हाइपोथिकेशन में भी क्या होता है कि आपने कार लोन लिया, अब आपके पास आपने पैसे लिए और उसको सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी आपने क्या किया, अपनी कार को ही गिरवी रख दिया है कि जैसे ही आप क्या करेंगे या तो इंस्टॉलमेंट में पे करते रहेंगे और जैसे ही अमाउंट पूरा हो जाएगा तो आपको पूरा का उसका पोजेशन जो कंस्ट्रक्टिव पोजेशन बेसिकली दिया गया है, क्या करते हैं गाड़ी की कीज रख देते हैं बैंक के पास. तो जब आपको वो आप पैसे उसको दे देंगे तो आप अपनी कीज को वापस ले सकते हैं, क्योंकि डिलीवरी ऑफ पोजेशन बेसिकली एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव कैसा भी हो सकता है. अब मान लीजिए कि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो किसी गोडाउन में रखी है, आपने क्या किया कि या तो आपने प्रॉपर्टी को ही डिलीवर कर दिया तो हो गया एक्चुअल डिलीवरी ऑफ पोजेशन, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप उस गोडाउन की चाबी दे दे सामने वाले पर्सन को, आप चाबी रखिए वो होता है और आप चाबी देने से क्या हुआ कि आप पोजेशन उस पर्सन का हो गया जिसको आपने गुड्स प्लेज की है. अब चाबी उसके पास है मतलब उसके पास कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है प्रॉपर्टी का. तो दिस इज प्लेज. और जो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख रहा है उसको हम कहते हैं पॉनर और जिसके पास गिरवी रखी जा रही है उसे कहते हैं हम पॉनी. जैसे कि अगर आपने गोल्ड लोन लिया है तो आपने अपनी ज्वेलरी दी है तो यू आर पॉनर एंड
जिसको आपने ज्वेलरी गिरवी रखी है और उससे पैसा लिया है, तो जो भी आपका क्रेडिटर है उसको हम कहते हैं पॉनी। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। 172 बेसिकली ये तीन प्लेज, पॉनर और पॉनी को ही डिफाइन करता है। ठीक है, तो दो बातें आ गई। प्लेज क्या है? प्लेज में आप क्या करते हैं? बेलमेंट ऑफ गुड्स करते हैं। किस लिए? फॉर पेमेंट ऑफ डेट। ठीक है, अब इसमें क्या है? एसेंशियल डिलीवरी ऑफ पोजेशन है इन परसुएंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिलीवरी ऑफ पोजेशन किया किस लिए? कॉन्ट्रैक्ट के परसुएंस में। कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा और आप मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस कर देना। ठीक है, अब इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है राइट्स ऑफ पॉनी। क्या आता है कि पॉनी के बेसिकली राइट्स क्या है? पॉनी कौन है? जिससे आपने पैसे लिए हैं, वो क्रेडिटर। ठीक है, अब उसके पास अगर आप मान लीजिए उसको पैसे नहीं देते हैं, ठीक है, तो आप क्या, उसके पास क्या राइट है? वो क्या कर सकता है? या अगर आपसे उसे पैसे लेने हैं तो उसके लिए वो क्या क्या क्लेम कर सकता है? तो बेसिकली दीज आर द राइट्स ऑफ पॉनी, जो कि 173 से 176 तक दिए गए हैं। चलिए देखते हैं राइट ऑफ रिटेनर, जो आपका 173 में दिया गया है। राइट ऑफ रिटेनर का मतलब ये है कि जो भी गुड्स आपने एज सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ डेट प्लेज की है, वो उन गुड्स को रिटेन कर सकता है तब तक जब तक कि आप उसके पैसे ना लौटाओ। ठीक है, ये पॉनी का राइट है। इन सिंपल लैंग्वेज, आपने जो गुड्स प्लेज की हैं, जैसे ही आप उसको पैसे दे दोगे वो आपको गुड्स वापस कर देगा। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर आपने पैसे नहीं दिए हैं तो वो आपसे आपकी गुड्स को रख सकता है, अपने पास रिटेन कर सकता है। 174 कहता है कि आपके पास राइट है रिटेन करने का गुड्स को, कि अगर जो पॉनर है वो आपको पैसे नहीं दे रहा है तो आप गुड्स को रिटेन तो कर सकते हो, लेकिन आप उन गुड्स को उसी अमाउंट के लिए रिटेन कर सकते हो जिस पर्पस के लिए वो प्लेज की गई है। मान लीजिए सिचुएशन लेते हैं कि ए ने बी के पास अपनी कुछ गोल्ड ज्वेलरी जो है गिरवी रखी है। ठीक है, ए ने बी से 50,000 रुपीज उधार लिए और उससे पहले भी ए ने 10,000 रुपीज उससे उधार लिए थे, लेकिन उसने ये 10,000 रुपीज उसको अभी तक नहीं दिए हैं। अब अगर बी चाहे, वो ये कहे कि नहीं, उसने वो 50K तो दे दिए लेकिन वो 10K अभी नहीं दिए हैं। अब अगर बी ये चाहे कि अगर तुम जब तक मेरे ये 10,000 रुपीज पे नहीं करोगे तब तक मैं तुमको तुम्हारी जो गोल्ड ज्वेलरी है वो वापस नहीं करूंगा, तो बी ऐसा नहीं कर सकता है। बी को जिस पर्पस के लिए गुड्स प्लेज की गई थी वो उसी पर्पस के लिए उसको रिटेन करेगा। पहले के अमाउंट के लिए वो उसे रिटेन नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के सब्सिक्वेंट में अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रैक्ट में इन गुड्स को रिटेन कर सकता है, लेकिन प्रीवियस किसी भी लोन के लिए वो उसको रिटेन नहीं करेगा। दिस इज गिवन इन 174 कि जिस स्पेसिफिक पर्पस के लिए प्लेज की गई थी उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो उसे रिटेन कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं राइट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। अब मान लीजिए कि जो ये ए है, ए ने बी से जो पैसे लिए हैं अब वो बी को पे नहीं कर रहा है, या उन गोल्ड ज्वेलरीज को प्रिजर्व करने के लिए, सेफ रखने के लिए बी को कुछ एक्स्ट्रा जो है खर्चा करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करने पड़ रहे हैं। तो उन केसेस में जब भी बी क्लेम करेगा अपने पैसे ए से तो वो उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को भी क्लेम कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि ऐसा हो सकता है कि अब जैसे हम हाइपोथिकेशन का केस लेते हैं, कार लोन का केस है, आप पैसे नहीं दे रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपसे पैसे क्लेम करने के लिए आपके ऊपर केस किया। तो जब आपके ऊपर वो केस करेंगे तो उनके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आएंगे जो उन्हें सूट फाइल करने के लिए लगेगा। तो वो उस केस में उस सूट फाइल करने के लिए जितनी भी प्रोसीडिंग्स में वो खर्चा करेंगे वो सारा खर्चा भी वो आपसे डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। या फिर अगर आपकी ये प्रॉपर्टी है, इसको प्रिजर्व करने के लिए उनको जो भी खर्चा लगेगा वो भी आपसे डिमांड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका राइट टू सेल। अब पॉनर तो पैसे दे नहीं रहा है, ठीक है, तो अब पॉनी के पास राइट आ जाता है
कि वो क्या करे, या तो उसके पास दो राइट हैं, या तो वो सूट फाइल करे रिकवरी सूट पैसे के लिए, या फिर वो उस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए कोर्ट में अप्लाई करे। तो वो दोनों में से कोई भी राइट अप्लाई कर सकता है। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि जब भी आपको कोई रिकवरी सूट लाना है, सपोज कीजिए कोई भी रिकवरी सूट लाना है, तो उसके लिए तो एक टाइम लिमिट है, ठीक है। टाइम लिमिट क्या है, मान लीजिए 3 साल का टाइम है। अब 3 साल के अंदर आपने सूट फाइल नहीं किया, लेकिन आप सेल के लिए तो अप्लाई कर ही सकते हो ना, ठीक है। आप सेल के लिए अप्लाई कर लो, आपने सूट फाइल नहीं किया, आप सेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि सेल के बाद जो आपको पैसा मिला है, जितना आपका डेट है आप उतना रखो, अगर बाकी बचता है तो वो पॉनर को वापस कर दो, और अगर कम पड़ता है तो बाकी जो जितना भी कम पैसा बचा है उन सब के लिए आप फिर पॉनर को स्यू कर सकते हो, ठीक है। दिस इज बेसिकली राइट टू सेल। तो ये 3 बेसिक राइट हैं जो कि पॉनी के राइट हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आ जाता है कि क्या पॉनर का भी कोई राइट है। तो जैसे हम मॉर्टगेज में भी पढ़ते हैं राइट ऑफ रिडम्पशन, वही पॉनर का भी राइट है कि अगर पॉनर ने पैसा दे दिया मान लीजिए, तो अब वो क्या करेगा, अब उसके पास ये राइट आ जाता है कि वो पॉनी से अपने जो उसने गुड्स उसको प्लेज की थी वो उसको वापस कर ले, ठीक है। तो पैसे देगा और अपनी गुड्स को वापस क्लेम कर सकता है। दिस इज राइट टू रिडीम, ठीक है। रिडीम मतलब रिडम्पशन से है कि पैसा दे दिया, अब जब मैंने फुल पेमेंट कर दी है तो आप मेरी गुड्स को वापस कर दो। तो अगर वो नहीं करता है पॉनी गुड्स को वापस, तो वो उसके लिए क्लेम कर सकता है। दिस इज गिवन इन 177। अब इसके बाद एक क्वेश्चन रेज होता है कि बेसिकली अगर हम बात करें कि प्लेज कर कौन सकता है, किस किस के पास राइट है कि वो प्लेज कर सकता है। तो यहाँ एक तो सबको पता है कि जो ओनर होगा प्रॉपर्टी का वो तो अपनी प्रॉपर्टी को प्लेज कर ही सकता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें, हमें एक्स्ट्रा अगर हम देखें तो एक मर्केंटाइल एजेंट भी गुड्स को प्लेज कर सकता है। वो मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है? मर्केंटाइल एजेंट होता है बेसिकली, अगर आप देखेंगे सेल ऑफ गुड्स में, तो मर्केंटाइल एजेंट वो एजेंट है जिसके पास अथॉरिटी होती है गुड्स को इन कोर्स ऑफ बिजनेस, मान लीजिए वो प्रिंसिपल के जो बिजनेस है उसको संभाल रहा है, और उस कोर्स ऑफ बिजनेस में वो गुड्स को सेल भी कर सकता है और प्लेज भी कर सकता है फॉर सिक्योरिटी ऑफ मनी, और वो कंसाइन भी कर सकता है गुड्स को, कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर सकता है। ये सारी अथॉरिटी उस मर्केंटाइल एजेंट के पास होती है। तो एक मर्केंटाइल एजेंट अगर उसको ज़रूरत है पैसे की फॉर बिजनेस गुड फेथ में, लेकिन उसके पास जो प्रॉपर्टी है वो उसके ओनर की कंसेंट से उसके पास है, तो उन सारे ही सिचुएशन में वो क्या कर सकता है, वो उन गुड्स को प्लेज कर सकता है, ठीक है। तो एक मर्केंटाइल एजेंट भी गुड्स को प्लेज कर सकता है। नेक्स्ट आता है पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब मान लीजिए 178 कहता है, सेक्शन 178 कि अगर कोई 178 तो है आपका मर्केंटाइल एजेंट और 178A है आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो मान लीजिए कि एक जो आपके पास गुड्स हैं जिसके आप ओनर हैं, वो आपको एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मिली थी। जैसे कि आपने जो गुड्स खरीदी थी वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं या तो वो कॉज्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन है, आपकी जो कंसेंट थी वो फ्री कंसेंट नहीं थी, वहाँ फ्री कंसेंट क्यों नहीं थी, या तो मिसरिप्रेजेंटेशन था, या फ्रॉड हुआ आपके साथ, या आपके साथ कोई भी किसी भी तरीके की मिस्टेक हुई है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आप जब तक अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन नहीं कराएंगे तब तक कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड रहेगा। अब सिर्फ इस रीजन से कि आपके पास जो गुड्स थी और आपने उनको फर्दर प्लेज कर दिया है गुड्स को, और आपका एक बेटर टाइटल नहीं था, इस वजह से वो प्लेज जो होगी वो इलीगल नहीं होगी, वो एक वैलिड प्लेज ही मानी जाएगी, क्योंकि आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन नहीं कराया। और अगर जो पॉनर है वो चाहे तो उस प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकता है और चाहे तो आगे प्लेज भी कर सकता है, क्योंकि उसको तो नहीं पता था कि आपका जो टाइटल है वो डिफेक्टिव टाइटल है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे वो पर्सन जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में जिसके पास गुड्स हैं वो भी गुड्स को प्लेज कर सकता है। एंड थर्ड इज प्लेज बाय प्लेजी। मान लीजिए एक पर्सन है जिसके पास उस गुड्स से रिलेटेड कुछ लिमिटेड इंटरेस्ट है। लिमिटेड इंटरेस्ट का मतलब उसके पास उस
गुड्स को डिस्पोज ऑफ करने का राइट सपोज नहीं है, या उसके पास जो वो गुड्स हैं वो भी प्लेज के थ्रू ही उसके पास आई हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए किसी ने अपनी गोल्ड ज्वेलरी को प्लेज कर दिया, तो अब वो जो गोल्ड ज्वेलरी मान लीजिए मेरे पास है, तो मेरे पास तो उसका लिमिटेड इंटरेस्ट है ना, मैं उसको अपने पास तब तक रख सकती हूँ जब तक मुझसे रिडम्पशन क्लेम ना की जाए या मुझे पेमेंट ना की जाए। तो यहाँ पे मेरे पास लिमिटेड इंटरेस्ट है, अगर मैं चाहूँ तो उस प्लेज गुड्स को भी आगे प्लेज कर सकती हूँ, बट फॉर लिमिटेड पर्पस। ठीक है, तो जैसा मेरे पास टाइटल होगा मैं वैसा ही आगे ट्रांसफर कर सकती हूँ। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ आया होगा, एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।